तो बच्चों ये हमारे पास जो पिछला लेक्चर था उसमें थोड़ा सा एक हिस्सा रह गया था, तो ये हम इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम शॉर्ट में SHM भी लिख सकते हैं। ये असल में एक ऐसा मोशन होता है जिसमें ये तीनों बातें लाजमी तौर पे होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक वाइब्रेटिंग मोशन होना चाहिए, यानी ऑस्किलेटिव मोशन। दूसरा, ये ऑस्किलेटिव मोशन पीरियोडिक मोशन होना चाहिए, यानी जिसमें टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, और इसमें हमेशा एक कांस्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। एक ऐसी फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लेकर आए और इसकी वैल्यू फिक्स हो। तो ये तीन बातें जब हमें मिल जाती है तो हम ऐसे मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। हर वाइब्रेटिंग मोशन जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होता, क्योंकि हर वाइब्रेटिंग मोशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो वक्त के साथ साथ डिक्रीज़ होती है, लेकिन इसमें कांस्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो कि क्या करती है, टाइम पीरियड को फिक्स रखती है, यानी पीरियोडिक मोशन बना के रखती है, और ये हमेशा मौजूद रहती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसमें ये तीन बातें पूरी उतरें उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। एग्ज़ाम में बाज़ दफ़ा इसकी करैक्टरिस्टिक लिखने के लिए आ जाती हैं। तो इसका ताल्लुक एक फ्रिक्शन लेस सिस्टम से होता है, कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं होती। टोटल एनर्जी इसमें कांस्टेंट होती है, यानी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेटिंग मोशन करता है तो किसी भी पॉइंट पर उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती, बल्कि कांस्टेंट रहती है। हर जगह पे उसकी एनर्जी सेम रहती है। ये आपको हम वेरीफाई करके प्रूफ करके भी दिखाएंगे, तो इसलिए अभी लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन ये वेरीफाई भी होगा। अब इसके बाद ये एक बहुत ही अहम कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको जरा समझें। इमेजिन करें एक पेंडुलम है आपके पास, और उस पेंडुलम के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस करा और छोड़ दिया, तो वो ऑब्जेक्ट दोबारा से मेन पोजीशन की तरफ आएगा और उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो उसमें रिस्टोरिंग एक्सेलेरेशन बनाएगी, और आप देखेंगे ऑब्जेक्ट बहुत स्लो मूव करेगा। लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को आप, जो पेंडुलम के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ उसको ज़रा थोड़ा दूर यानी ज़्यादा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, तो फिर आप इस बात को देखेंगे कि वो ज़्यादा तेज़ी के साथ रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, ज़्यादा तेज़ी के साथ आएगा, और उसमें ज़्यादा रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन बनता हुआ नज़र आए। तो क्या सीखा इसके अंदर? बड़ा आसान है। कम डिस्प्लेसमेंट पर कम रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन होगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पर ज़्यादा रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन होगा। यानी ऑब्जेक्ट को कम डिस्प्लेस करेंगे तो कम एक्सेलरेशन से वापस आएगा, और जब ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन से वो वापस आएगा। माइनस का साइन यहाँ पे जो लगता है वो रिस्टोरिंग की वजह से लगता है। ये रिस्टोरिंग जो एक्सेलरेशन होता है, और रिस्टोरिंग को मैंने बताया था आपको माइनस में लेते हैं, तो इसलिए ये माइनस लगा हुआ है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इज़ इक्वल टू आ गया, माइनस एज इट इज़, और कुछ कांस्टेंट आएगा। ये माइनस का पूरा हिस्सा दूसरी तरफ जाएगा और जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बन के आती है इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ SHM। ये जो इक्वेशन आपके सामने है, इक्वेशन ऑफ SHM, इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ वाइब्रेटरी मोशंस को साबित करते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। एग्ज़ाम में यही अक्सर सवाल आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक दायरे का मोशन है, सर्कुलर मोशन है, तो एक ऑब्जेक्ट अगर दायरे में घूम रहा है तो क्या वो SHM मोशन कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या वो एक SHM मोशन परफॉर्म कर रहा है? और एक ऑब्जेक्ट पेंडुलम के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या वो एक SHM मोशन कर रहा है? तो इन सब को हम वेरीफाई करके दिखाएंगे, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी SHM कर रहा है तो ये इक्वेशन जो नज़र आ रही है ये बननी चाहिए, a प्लस कॉन्स्टेंट x इज इक्वल टू 0। ये रिस्टोरिंग लिखा हुआ है, ये शो ना भी हो तो मसला नहीं। अगर ये इक्वेशन बनती है तो SHM होगा, और अगर ये इक्वेशन नहीं बनती तो SHM नहीं होगा। ये हमारा SHM के अंदर मैंने अभी आपको बताया 3 केसेस हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। केस नंबर 1 जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है, साबित करना होगा SHM करता ही नहीं करता। मास स्प्रिंग मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से जुड़ा होगा, सिंपल पेंडुलम। इन सब के बारे में एग्ज़ाम में सवाल आता है, लेकिन केस नंबर 1 सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में डिस्कस हुआ। केस नंबर 1 सबसे ज़्यादा है, केस नंबर 2 से ज़्यादा तो न्यूमेरिकल है, और केस नंबर 3 जो है ये भी डिस्कस हुआ है। तो अगर इन तीनों में से किसी को भी SHM साबित करना है तो ये जो इक्वेशन है a प्लस कॉन्स्टेंट x इज़ इक्वल टू 0,
ये क्वेश्चन लाजमी तौर पर वेरीफाई होनी चाहिए। तो आज हम आपको केस नंबर 1 अभी डिस्कस कराते हैं। ज़रा केस नंबर 1 देखें शाबाश। केस नंबर 1 में हमारे पास क्या है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। देखें ये हमारे सामने क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो कि दायरे में घूम रहा है। समझिएगा ज़रा इस बात को, ठीक है। ये हमारे पास एक पार्टिकल है ये रहा, और ये पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूमे, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो यहाँ पर इस वक्त एक पार्टिकल मौजूद है। ये नीचे हमने फ़र्ज़ कर लिया, यहाँ पर एक शीट लगाई हुई है, ग्राउंड पे पेपर लगाया है, और यहाँ ऊपर कहीं है ना, हमने एक लाइट लगाई हुई है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया हुआ है ऐसे, ये देखिए ये बल्ब हो गया लाइक दिस, ठीक है। ये बल्ब हो गया, ये बल्ब है, और ये एक लाइट सोर्स है। सही। अब इमेजिन करना है आपने, क्योंकि इमेजिन करेंगे ना तो अच्छी तरह से विजुलाइज होगा। आपकी किताब में इसकी डायग्राम भी बनेगी। अपनी किताब चैप्टर 11 ऑस्किलेशन खोलेंगे तो उसमें आपको डायग्राम भी मिलेगी, तो वो डायग्राम से समझ सकते हो ना। ये सबसे ज़्यादा आसान है। तो ये पार्टिकल इस दायरे में घूमेगा, और इस पार्टिकल के ऊपर जो है ना, ये बल्ब की रोशनी पड़ रही है। ये बल्ब इस पार्टिकल के साथ साथ मूव करेगा। जैसे इसकी रोशनी इस पर पड़ेगी तो यहाँ इसका क्या बनेगा, शेडो। इस शेडो को हम कहते हैं प्रोजेक्शन। अब ये पार्टिकल यहाँ गया, बल्ब इसके साथ यहाँ आगे जाएगा, तो वो शेडो जो यहाँ था वो यहाँ दिखेगा। अब ये पार्टिकल यहाँ गया तो बल्ब इसके साथ साथ जाएगा, तो शेडो यहाँ दिखेगा। शेडो को प्रोजेक्शन कहते हैं। ये पार्टिकल यहाँ दिखेगा, बल्ब यहाँ जाएगा तो यहाँ दिखेगा। पार्टिकल यहाँ आएगा, बल्ब यहाँ आएगा। बल्ब को हमने हर जगह नहीं दिखाना, बस आप समझ लें बल्ब यहाँ मौजूद है, अब शेडो यहाँ दिखेगा। अब पार्टिकल यहाँ आएगा, बल्ब यहाँ आएगा, शेडो यहाँ दिखेगा। पार्टिकल यहाँ आएगा, बल्ब यहाँ आएगा, शेडो यहाँ दिखेगा। पार्टिकल यहाँ आएगा, बल्ब यहाँ, शेडो यहाँ पे। पार्टिकल दोबारा अपनी जगह पे वापस पहुँचेगा, बल्ब अपनी जगह पे, शेडो यहाँ पे। अब इस बात को ज़रा देखें कि इसमें हुआ क्या है। इसमें हुआ ये कि इस ऑब्जेक्ट ने अपना एक दायरा कंप्लीट करा, यहाँ से शुरू करा, वापस यहाँ पहुँचा। और दूसरा इसका जो शेडो था, वो शेडो पहले यहाँ से बनता हुआ यहाँ गया, फिर दोबारा यहाँ से बनकर वापस यहाँ पे आया। इसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। यानी इसके शेडो ने, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करा ऐसे लीनियर रास्ते पे। और इसके अलावा इस पार्टिकल ने एक दायरे के अंदर भी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करा। तो एग्जामिनर आपसे सवाल करता है कि ये जो इसका शेडो है प्रोजेक्शन, क्या ये एक SHM कर रहा है? ये जो इसका शेडो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ पे वापस आया, क्या ये एक SHM कर रहा है? इस तरह का कुछ सवाल एग्जाम में अक्सर लिखा होता है। शो दैट द मोशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स प्रोजेक्शन अलोंग एनी वन ऑफ द रेफरेंस डायमीटर इज SHM। इस तरह का सवाल लिखा हुआ है, जिसमें वो आपसे यही डिमांड करता है कि क्या इसका प्रोजेक्शन SHM कर रहा है नहीं कर रहा। तो आइए ज़रा देखते हैं कि हम इसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए हमारा केस अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली तौर पे बहुत आसान है, एग्ज़ाम में इसको आप आराम से तैयार करके जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम आपने समझनी है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि डायग्राम आपको थोड़ी सी और क्लियर दिख जाए। अच्छी बात है। ये देखिए, फिर इसको जूम आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल दायरे में घूम रहा है, और ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ये पार्टिकल यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इसका एक डायमीटर एक्स एक्सिस पर आ रहा है और एक डायमीटर वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो हमने इस पार्टिकल को आसानी के लिए पॉइंट पी पर देखा। ये पॉइंट पी हमने टी टाइम में नापा है। इस पॉइंट पी पर इस पार्टिकल पे जो रोशनी पड़ रही है, उससे इसका यहाँ पे एक शेडो गिर रहा है, प्रोजेक्शन। ये इसका शेडो है, प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन का हमने नाम रखा है एक्स, यानी यहाँ से रोशनी पड़ रही है और ये इसका शेडो हो गया। शेडो को, प्रोजेक्शन को हमने एक्स का, और दायरे का जो रेडियस है उसे हमने नाम दे दिया x0। यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, ये 90। जहाँ पर प्रोजेक्शन ड्रॉ हो रहा है उसका नाम ए, तो ये ट्रायंगल बन गया OAP, जिसके अंदर रेडियस x0 है और प्रोजेक्शन x के बराबर है। ठीक है। अब यही बात हमने यहाँ पे वर्डिंग के अंदर भी लिखी है। देखिए ज़रा, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जिसमें हम ये बात ज़हन में बिठा लेते हैं कि इसमें जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। अब ये याद रखना है आपने, लफ्ज़ यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे फिक्स है, चेंज नहीं हो रही जब ये मोशन परफॉर्म करेगा। रेडियस है r = x0,
और इसका प्रोजेक्शन किसके बराबर है, एक्स। अब इसके बाद आपने ये सेकंड वाली डायग्राम इसकी समझनी है, जो सबसे ज़्यादा अहम डायग्राम है। बड़ी आसान डायग्राम है, आराम से समझ सकते हैं इसको। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट एस एच एम मोशन, आपसे साबित करना होता है कि वो एस एच एम मोशन कर रहा है, तो हमें उसके लिए एक फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है। उस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स से उसका एस एच एम वेरीफाई होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स होती क्या है कि वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लाती है। दायरे का मीन पोजीशन क्या होता है, दायरे का मीन पोजीशन होता है सेंटर। तो हम एक ऐसी फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में, जिसका नाम है सेंटीपिटल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को कहाँ लाती है, सर्कल के सेंटर की तरफ ही लाती है। तो अगर ये पार्टिकल दायरे में घूम रहा है तो इस पर सेंटीपिटल फोर्स लग रही होगी, जो इसे कहाँ ला रही है, सर्कल के सेंटर पे। और सर्कल का सेंटर क्या है बेटा, मेन पोजीशन। इसका मतलब है ये जो सेंटीपिटल फोर्स है यही हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, बात समझ में आई? दोबारा बताता हूँ। दायरे के अंदर जब ऑब्जेक्ट घूमता है तो सेंटीपिटल फोर्स लगती है, जो उसको सेंटर की तरफ लाती है, और सेंटर मेन पोजीशन है, तो इसका मतलब है सेंटीपिटल फोर्स हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है। अब ये जो सेंटीपिटल फोर्स है ना, ये एक एंगल थीटा बना रही है, देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी वजह से इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक एफ सी एक्स और एक हो गया एफ सी वाई। अब इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट हमें इस्तेमाल करना है। तो इनमें से वो कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे जो मीन पोजीशन की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, इशारा कर रहा होगा। तो एफ सी वाई तो नहीं कर रहा है, ये देखें इसका एरो, लेकिन एफ सी एक्स का एरो इशारा कर रहा है ओ की तरफ। तो इसका मतलब है कि एफ सी एक्स असल में हमारा रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा। है तो रिस्टोरिंग फोर्स सेंटीपिटल, लेकिन सेंटीपिटल फोर्स का एक्स कंपोनेंट हम बतौर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इस डायग्राम को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए आसान तरीके से। ये रहा सेंटीपिटल फोर्स, एंगल थीटा बना हुआ है, इसके दो टुकड़े हो गए, एफ सी एक्स और एफ सी वाई, और ये मीन पोजीशन है, और ये एफ सी एक्स ही आपका रिस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गए दोनों डायग्राम? तो एग्जाम में दो डायग्रामें बनानी होती, देखिए एक ये वाली और उसके बाद इन दोनों में से कोई एक डायग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स हमें मिल चुकी है। रिस्टोरिंग फोर्स को हमेशा माइनस में लेते हैं, और ये बराबर है एफ सी एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स को एम ए यानी न्यूटन के सेकंड लॉ में खोल देते हैं, एम ए। और सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला चैप्टर 4 में पढ़ा था आपने, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक्स का मतलब आप जानते हैं हमेशा कॉस थीटा लिया जाता है। दोनों तरफ से एम एम कट जाएगा। ए इज़ इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। यहाँ वी की वैल्यू है हमारे पास आर ओमेगा, ये चैप्टर 4 में पढ़ाई थी। आर का मतलब है एक्स नॉट, पर हमने लिखा था आर एक्स नॉट है, तो ये आर भी एक्स नॉट हो जाएगा, तो वी की वैल्यू हो जाएगी एक्स नॉट ओमेगा। तो वी की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स नॉट ओमेगा, स्क्वायर लगा हुआ है ध्यान रखिएगा, और आर की जगह एक्स नॉट लिख देंगे। अच्छा, अब ये आपके सामने हमने यहाँ पर वही वाली लाइन यहाँ पे दोबारा कॉपी कर दी, और यहाँ वैल्यू पुट कर दी, वी की जगह एक्स नॉट ओमेगा, स्क्वायर लगा हुआ है ध्यान रखिएगा, आर की जगह एक्स नॉट। ठीक है, अब हमने यहाँ से स्क्वायर ले लिया, एक्स नोट पे भी स्क्वायर, ओमेगा पे भी स्क्वायर, नीचे एक्स नोट और एक एक्स नोट कट जाएगा, एक एक्स नोट बचेगा, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ कॉस थीटा। ओमेगा स्क्वायर को हमने ब्रैकेट में लेने दिया, एक्स नोट को इसके साथ लिख दिया, तो ये बन गया ए इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट कॉस थीटा, इक्वेशन 1। तो मैं तो 5 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, एक नज़र देख लें इसको जब तक यहाँ तक। ठीक है, अब हमने एक्स नोट कॉस थीटा की एक वैल्यू बनानी है। इसके लिए हमने ट्राइंगल ओ ए पी, तो वो जो पीछे हमने डायग्राम बनाई थी जिसमें हमने सर्कल बनाया था, तो वहाँ पे ये ट्राइंगल बना हुआ था, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। ट्राइंगल ओ ए पी या 90 है या थीटा है, थीटा के सामने वाली के साथ परपेंडिकुलर, ये हमारे काम की नहीं है, यानी ये हमें नीड नहीं है। क्रॉस जो लगा है इसका मतलब है ये हमारे काम की नहीं है। 90 के सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूज, जो एक्स नॉट है, और बेस एक्स के बराबर है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज ये दो साइडें हमारी काम की हैं, ये बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस में आएगा एक्स, हाइपोटेन्यूज में आएगा एक्स नॉट डिवाइड है, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आपके पास एक वैल्यू बन गई, एक्स नॉट कॉस थीटा बराबर एक्स। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में यहाँ रख सकते हैं। एक्स नॉट कॉस थीटा हटा देंगे यहाँ से, और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे। अगर हमने ऐसा करा तो देखिए अब हमारे पास कुछ इस तरह का जवाब बनकर आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, और एक्स नॉट कॉस थीटा हट के उसकी जगह क्या आ गया, एक्स। ये पूरा माइनस का ऐसा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का,
ओमेगा के बारे में पहले ही बताया था आपको, ये कांस्टेंट है, याद करें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होता है, और स्क्वायर लगता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट ही रहता है। तो ये ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट है। हमने ओमेगा स्क्वायर को हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लिखा, तो ये ए प्लस कांस्टेंट एक्स इज इक्वल टू 0 बन गई। और ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है SHM की, जो साबित कर रही है कि उस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है, ये देखिए ये एक्स आ रहा है, ये इसका प्रोजेक्शन है, वो क्या कर रहा है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। आप इस काम की मुख्तलिफ जगहों पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये काम भी आपके पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये केस सबसे ज़्यादा पेपर में इंपॉर्टेंट है, यानी SHM में अगर आपने ये नहीं करा तो कुछ भी नहीं करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको 2-3 दफ़ा देखना चाहें देखें, और इस आर्टिकल को अच्छी तरह तैयार करें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में इसके जो सवाल आते हैं वो पास पेपर से पढ़कर आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।